नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण का मतदान होने से ठीक पहले विपक्ष ने दावा किया कि अब की बार बीजेपी को 150 के नीचे रोकने को तैयार। चुनावी घमासान के बीच क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों का सियासी सच? क्या है 400 पार वर्सेस 150 से नीचे की लड़ाई का आधार और किसके दावों में है कितना दम? 4 जून को 400 पार, जिसको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। जरा पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए। 4 जून 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। 400 पार करना है अब की बार। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। फिर एक बार 400 का जो फिल्म है पहले दिन ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया। पहले चरण में 102 सीटों पर जनता का फैसला सुरक्षित हो गया। दूसरे चरण की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एक एक सीट के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से साम दाम दंड भेद की हर चाल चली जा रही है। सत्ता पक्ष आत्मविश्वास दिखा रहा है, अब की बार 400 पार। विपक्ष का दावा है 150 तक एनडीए अब की बार। पूरा देश कह रहा है फिर एक बार आबार। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं जितनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, किंतु परंतु नहीं, अब की बार यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। विपक्ष की लड़ाई मोदी को जीत की हैट्रिक से रोकने की है। सत्ता पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है हैट्रिक का इतिहास रचने के लिए। इस बीच सारी लड़ाई 400 पार वर्सेस 150 पर सिमट आई। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप लिख करके रखिए, हम 400 पार भी होंगे और राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कमल खिलेगा। मैं मजबूत स्थिति में, मुझे तो मजबूत स्थिति दिखाई देती है, बाकी तो जनता जनार्दन है, वो जो फैसला लेगी वो मान्य होगा। कांग्रेस जीत रही है, समाजवादी पार्टी भी और इंडिया गठबंधन भी। पूरी 80 की 80 ऐतिहासिक सीटें हम लोग जीतेंगे। 400 सीट हम लोग लेके आएंगे, उसमें गिनती ए से आजमगढ़ से ही शुरू होगी। पहली सीट यही जीतेंगे हम लोग। चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही बीजेपी ने 400 पार का नारा देना शुरू कर दिया था। विपक्ष के बड़े नेता ने पहले चरण के मतदान से ठीक पहले 150 सीटों तक बीजेपी को सीमित करने का दावा किया। क्या है बीजेपी की अब की बार 400 पार के नारे की रणनीति? क्या है विपक्ष के 150 सीटों तक समेटने के दावे का आधार? क्या 400 पार जाना या 150 से नीचे रोक पाना संभव है? दावों का सच क्या है? विश्वास, अति आत्मविश्वास या वोटर्स को प्रभावित करने की रणनीति? 400 हार इस बार उन्हीं की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई, बोलिए। और दूसरी ओर
23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है, मेरे भारत को महान भारत बनाओ। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के दावे के पीछे जीतने के विश्वास के साथ आने वाले 5 साल के कार्यकाल का अभी से एजेंडा गिना रहे हैं। जनता के बीच तीसरे कार्यकाल की उम्मीद जगाने के वादे लेकर जा रहे हैं। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। विपक्ष के नेता बीजेपी को जीत से रोकने के कारण आरोपों के रूप में गिनाते हुए जनता की अदालत में अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो अब देख लिया ना कि सच्चाई क्या है, इनके कथनी और करनी में अंतर है। अब 24 में 400 पार, साइकोलॉजिकली कहीं नहीं। भाजपा के तो 150 सीट नहीं आने, 100 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे, किसी के मुंह से वो बुलवा रहे। चुनावी लड़ाई में ईडी, ईवीएम, संविधान, खान पान सब मुद्दे हथियार बने हुए हैं। सत्ता पक्ष का अपना पक्ष है और विपक्ष का अपना। 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट प्रथम चरण में पड़ चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से यूपी की 8, राजस्थान की 12, उत्तराखंड की सभी 5 और तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और पहले चरण के बाद अपने अपने दावे हुए हैं। एक बार फिर से देश के अंदर मोदी सरकार आने की अभी से लोगों का उतावलापन भी दिखाई दे रहा है। अंडर करंट है, मोदी जी को भी मालूम हो गया यहाँ पर, इसीलिए वो भी गली गली फिर रहे हैं। ये टारगेट है हमारा, हम 5 लाख से ज्यादा हमसे जीतेंगे। पूरे मैक्सिमम सीट हमारे आने वाले हैं। चुनाव 7 चरणों में संपन्न होना है, लेकिन कौन तोड़ेगा चुनावी चक्रव्यूह का पहला द्वार? इस पर चुनावों के नतीजे और सीटों की संख्या काफी हद तक निर्भर करेगी। पहले चरण की 102 सीटों में से बीजेपी 2024 में 77 सीटों पर चुनाव लड़ी है। 2019 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 40 जीती थी। बीजेपी के सामने 400 पार के लिए प्रथम चरण की जो पहली चुनौती है वो ये कि पहले तो उसे 40 का स्कोर बचाना है और दूसरा पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक सीटें जीतनी है। गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। पहले चरण के मतदान में देश भर में बम्पर वोटिंग हो रही है और जो जाता है मोदी मोदी के नारे लगाते हुए बाहर आता है। इस बार मोदी जी ने कहा है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मुझे लगता है, मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सीटें मिलेंगी राजस्थान में। राजस्थान के अंदर बीजेपी से ज्यादा 25 सीटें हमारे यहाँ। हाँ। तो हमारे अलायंस हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। 3 जगह हमारे अलायंस पार्टनर्स लड़ रहे हैं, 22 जगह हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोगों का भाजपा से ज्यादा संख्या बन रहेगा राजस्थान में। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती के तौर पर तमिलनाडु है। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 2019 में बीजेपी को तमिलनाडु से एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व एम.के. स्टालिन कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार युवा बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई पर दांव चला है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने धुआंधार प्रचार किया।
तमिलनाडु से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी के यहाँ 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। We are extremely confident that people will repose their trust in good people. People will repose their trust in good governance, and people will stand with people who stood with them over the last 10 years. I'm extremely confident that Tamil Nadu will witness a historic change on June 4. उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव हुआ है, 2019 में बीजेपी ने इसमें से 3 सीटें जीती थी, 3 बीएसपी ने और 2 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दे की लहर थी। फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ा था। इस बार बीजेपी के साथ आरएलडी गठबंधन में है और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, जबकि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी यहां जीत की सूरत बदलना चाहती है। पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। अंतर विरोध उनके यहाँ बहुत ज्यादा है। नीतिगत कोई एक मत नहीं है, कोई एक एजेंडा नहीं है देश के लिए। नकारात्मक बात करके, भय बना के वो चाह रहे हैं किसी तरह हमें वोट मिल जाए। इसलिए वो कह रहे हैं संविधान खत्म हो जाएगा, आगे चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम खराब है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये सब हो गया है तो फिर आप चुनाव काहे को लड़ रहे? राजस्थान में जिन 12 सीटों पर प्रथम चरण में वोटिंग हुई है, उनमें से बीजेपी का सभी 12 पर कब्जा था। बीजेपी को 400 पार के लक्ष्य के लिए ये सभी सीटें फिर जीतनी होंगी। हालांकि यहाँ एक आंकड़ा दिलचस्प हो जाता है। पहले इन 12 सीटों पर पिछले 4 चुनावों का वोटिंग प्रतिशत देखिए। 2009 में 48.12% वोटिंग हुई। 2014 में इन्हीं 12 सीटों पर 61.66% वोटिंग हुई। 2019 में 64.68% वोटिंग हुई और 2024 में इन 12 सीटों पर 57.87% वोटिंग हुई है। आपको बताते हैं कि राजस्थान में कम और अधिक वोटिंग का क्या संकेत देश के नतीजों पर पड़ा। 1999 में राजस्थान का कुल वोटिंग प्रतिशत 53.34% था। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 2004 में वोटिंग प्रतिशत घटा और 49.6% कुल वोटिंग हुई। तब केंद्र में यूपीए सरकार बनी। 2009 में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा, 48.44% वोटिंग हुई और यूपीए की ही सरकार देश में बनी। 2014 में राजस्थान में 63.02% बम्पर वोटिंग हुई और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। 2019 में 66.37% कुल वोटिंग हुई और एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2014 में भी इन्होंने कहा था कि 3-4 सीटें, 19 में भी कहा था। मैं आपको कहना चाहता हूं 2014 में भी 25, 2019 में भी 25 और 2024 में भी 25। शानदार माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है। जहां भी आप जाओगे तो पाओगे कि लोगों का रुझान कांग्रेस तरफ हो रहा है। मैं कहा आपको इस बार प्रदेश के अंदर चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, बस ये दिमाग में रखो। यानी 50% से अधिक वोटिंग हुई तो बीजेपी को फायदा रहा और कम वोटिंग हुई तो कांग्रेस और उसके साथियों को लाभ रहा। हालांकि अभी सिर्फ 12 सीटों पर वोटिंग हुई है। मतदान का कुल वोटिंग प्रतिशत सभी 25 सीटों पर वोटिंग के बाद ही पता चल सकेगा। इंडिया गठबंधन की कोशिशें रही बीजेपी को 2019 के मुकाबले कम सीटों पर रोकना। बीजेपी की कोशिश रही पिछली बार से अधिक सीटें जीतना। नतीजा जो आएगा वो बताएगा कि किसकी कोशिश कामयाब हुई और जनता ने किसका साथ दिया। भारत के चुनावी इतिहास में 400 पार केवल एक बार 1984 में हुआ है, लेकिन तब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर और लोगों के बीच गुस्से का माहौल था। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, तो इसके विश्वास का कारण क्या है?
भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अब फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ के 400 पार करके एनडीए फिर सरकार बनाने गई। सारी दुनिया बोल रही है कि अब तीसरी बार भी भारत का प्रधानमंत्री जी कोई बनने जा रहा है, तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम ये सीट जीत करके आपकी 400 पार वाली में शामिल करेंगे। चुनाव में जीत मायने रखती है, क्योंकि जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा संख्या बल। बीजेपी 400 से अधिक सीटें जीत का रिकॉर्ड बनाकर देश के चुनावी इतिहास परिवर्तन का दावा कर रही है। सवाल ये है कि ये विश्वास है या अति आत्मविश्वास। 4 जून जरा पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए। 4 जून फिर एक बार फिर एक बार सारी जून। बीजेपी के 400 पार वाले विश्वास को आंकड़ों के नजरिए से देखें तो बीजेपी को 2014 में 31% वोट मिले, जिसमें बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। 2019 में बीजेपी को मिले 37.36% वोट, यानी करीब 6.36% वोट अधिक मिले, जिससे 2014 के मुकाबले 2019 में सीटें बढ़ी 21 और बीजेपी 303 तक पहुंच गई। आंकड़ों से पता चलता है कि अगर बीजेपी को 370 सीटें अपने दम पर लानी है तो कम से कम 8 से 10% वोट अधिक पाने होंगे। बीजेपी को तो बड़ी जीत का विश्वास है। सवाल ये उठता है कि कैसे? बीजेपी की ताकत किन मुद्दों में है, ये समझना यहाँ जरूरी है। पहला राम मंदिर, दूसरा राष्ट्रवाद, तीसरा करोड़ों लाभार्थी, चौथा मोदी की छवि और गारंटी। बीजेपी निकाय चुनाव को भी गंभीरता से लड़ती है और इसीलिए तमाम ताकतवर मुद्दों के अलावा उसकी नजर विपक्ष के हर कदम पर है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 40 सीटों पर सिमटने का दावा किया। स्टालिन 39 सीटों के गणित को पक्ष में करने के लिए सनातन पर हमलावर हुए और उत्तर भारत की लगभग 200 सीटों को गठबंधन के लिए संकट में डालने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब की 20 सीटों को नाक का सवाल मानती रही है और अब उसके कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार। अब की बार मैं पहले चरण का परिणाम बता दूं आपको। बताओ, किसी को बताना मत, मगर हाँ एडवांस में बता देता हूं। बताओ, सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी को 400 पार के ख्वाब को पूरा करने में एनडीए के काम, मोदी के नाम के अलावा विपक्ष की भूमिका पर भी विश्वास है। बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रचार शैली से ये पता भी चलता है। बीजेपी के बड़े नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक के बीच अब की बार 400 पार का नारा गूंज रहा है। लेकिन चुनावी गणित क्या कह रहे हैं? क्या है वो चुनौतियां जो बीजेपी और उसके 400 पार के लक्ष्य के बीच आ सकती हैं? केरला का ये नया वर्ष एक नया आरंभ लेकर आया है।
का ये विश्वास बता रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार अब मोदी जी के कमल निशान को वोट देंगे, 400 पार करेंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत दक्षिण में झोंक रखी है, क्योंकि दक्षिण के दुर्ग को भेदे बिना 400 पार के नारे को सच करना बिल्कुल भी आसान नहीं हो सकता। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। इनमें कुल लोकसभा सीटें हैं 130 और बीजेपी इनमें सिर्फ 29 सीटों पर ही है। 2019 में कर्नाटक से मिली 25, 4 तेलंगाना से, बाकी कहीं खाता भी नहीं खुला। कर्नाटक में जो सीटें जीती उस समय बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब वहां कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा चुनौती भरपूर है। According to me, 200 to 220 seats they may win. That is the report I am having. That is why they are everywhere they are telling we will get 400 seats like that. It is a strategy. बीजेपी को दक्षिण में सिर्फ अच्छा नहीं, काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। – 2019 में बीजेपी ने बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की कुल 320 में से 278 सीटें जीती थी। इन 12 राज्यों को छोड़कर शेष में काफी आक्रामक प्रचार के बावजूद 25 सीटें और जीती। 400 पार के लिए बीजेपी को उन राज्यों में भी अच्छी सीटें जीतनी होंगी जहां उनका वोट शेयर तो रहा, लेकिन सीटें नहीं मिल सकी। सीटों के गणित के अलावा जातिगत समीकरण भी हैं जिनसे बीजेपी को पार पाना होगा, क्योंकि जातिगत गोलबंदी का असर पड़ता ही है। એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો। रूपाला के बयान से दलित समुदाय खुश हुआ हो या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। रूपाला के बयान से राजपूत समाज नाराज हो गया और नाराजगी ऐसी कि लोगों का गुस्सा गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मेरे एक आवाज से इतनी लेडीज, हमारी बहनें और भाई निकल सकते हैं, तो फिर ऐसी मेरे जैसी हजारों लेडीज एक आवाज करेगी तो बीजेपी पार्टी भी देख लेगी। आगे की रणनीति ये रहेगी कि रूपाला का संपूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। उसकी टिकट है ना, वो सब कोई भी संजोगों में रद्द होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में राजपूत समुदाय की आबादी 7 से 8% है। गुजरात में राजपूत समुदाय की आबादी 8 से 9% है। राजस्थान में भी राजपूत वोटर करीब 10% है। राजस्थान ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों में भी जातिगत चुनौतियां बनी हुई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजपूत गुर्जर समाज नाराज। कर्नाटक में लिंगायत धर्म गुरुओं ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान, गुजरात में भी बगावत भारी पड़ सकती है। पर विचारधारा के हिसाब से मुश्किल होती है थोड़ी सी, क्योंकि दो ध्रुव की पार्टी। एक बात सुन लीजिएगा, मैं इनका बेटा हूं। पूरा देश, जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए थे ना, तो नारा लगता था व्यक्ति से बड़ा समाज और समाज से बड़ा देश। बीजेपी वालों, तुमने आज उस नारे को अपने पैरों के तले कुचलकर समाज और राष्ट्र सबसे बड़ा व्यक्ति और उसका चेहरा बना दिया। ये प्रहलाद गुंजल के चेहरे पर आरोप। अब सवाल यह है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, वो भी तब जब पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से काफी आगे की जीत के साथ पीएम मोदी की हैट्रिक को लेकर आशान्वित है। विपक्ष बीजेपी की प्रचंड तो छोड़िए, बहुमत से भी काफी पहले रोक देने का दावा कर रहा है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। जब वहां जीत जाते हो तो टप से शपथ ले लेते हो,
इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत अच्छा है भाई, कुछ नहीं बोलना है। और जब हार जाते हो मोदी जी के सामने, तब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को एडवांस में ही गाली बोलना शुरू कर देते। बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष की प्रमुख पार्टी ईवीएम के भरोसे है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति भी है। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो एक बहुत बड़ा गुब्बारा फुलाया है बीजेपी ने कि वो 400 पार 400 पार 400 पार, उसमें पिन चुप होना है कि आपके दावे में उतना दम नहीं है और हम तो कुछ और चीजें देख रहे हैं। तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मनोवैज्ञानिक युद्ध एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे का मनोबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बात सिर्फ बयानों तक नहीं है, बल्कि प्रचार में भी ईवीएम है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को बहुमत से रोकने के प्रमुख हथियारों में ईवीएम इस तरह शामिल है कि ईवीएम से ही ईवीएम को हराने की बातें हैं। ईवीएम से हराएंगे फिर ईवीएम हटाएंगे, ईवीएम से हरा के फिर ईवीएम हटा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं, लेकिन बीजेपी के दावों में ईवीएम का हवाला दे गए। कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी। एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। ईवीएम को लेकर विपक्ष कोर्ट भी गया। दलीलों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। विपक्ष के ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी हमलावर है और इस तरह 400 पार वर्सेस 150 की लड़ाई के बीच ईवीएम एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। बीजेपी निरंतर गिरती जा रही है, 150 पार होने के लाले पड़े हुए हैं। बीजेपी भले सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहे। अगर रणनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस बीजेपी के 400 पार के दावे को पुराने जीत के दावों के आधार पर खेल रही है। कांग्रेस को दक्षिण भारत से इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी खुद केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी दक्षिण भारत से आ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार भी बनी, जबकि बीजेपी की स्थिति दक्षिण भारत में चुनौतीपूर्ण रही है। ये अलग बात है कि बीजेपी ने इस बार रणनीतिक तौर पर छोटे छोटे दलों को साथ लिया है और जमकर प्रचार भी किया है। बीजेपी 400 पार के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और विपक्ष 150 तक समेटने के दावे के साथ चुनाव लड़ रहा है। आंकड़ों की लड़ाई भी एक मुद्दा है, क्योंकि ये चुनाव अस्तित्व और नाक की लड़ाई का चुनाव भी माना जा रहा है। राजनीति में जब भी कोई दावा किया जाता है, कोई आंकड़े पेश किए जाते हैं, तो उनके पीछे केवल राजनीति नहीं होती है, बल्कि एक रणनीति होती है। तो चाहे 400 पार करने का दावा हो बीजेपी का या 150 से कम बीजेपी पाएगी ये दावा हो राहुल गांधी का, इन सारी चीजों के पीछे एक सोची हुई रणनीति भी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के सुर मिले तो चुनावों में अपनी सीटों के हिसाब किताब के अलावा बीजेपी पर भी जमकर वार हुए। दरअसल जहां गठबंधन हो पा रहा है, वहां रणनीति यही है कि बीजेपी को सीट दर सीट रोका जा सके ताकि बड़ा टोटल न हो। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब है कि वो 150 पे आके सिमट जाएगी, बिल्कुल नहीं।
और लेकिन ये भी इस दावे में भी दम मुझे दिखाई नहीं पड़ता है कि 370, क्योंकि जब आप आकलन करते हैं तो आप ये जरूर देखते हैं कि उत्तर भारत में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2014 में भी बहुत अच्छी थी, 2019 में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन दक्षिण भारत का जो इलाका है वहां भारतीय जनता पार्टी का खाता अक्सर नहीं खुलता, कर्नाटक अगर छोड़ दे तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 370 पहुंच रही है। हाँ, बहुमत के करीब या उससे थोड़ा 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या यूपी जैसे गठबंधन और है जहां इस तरह सीटों की प्लानिंग की गई हो या रणनीति बनाई गई हो? गठबंधन बिखरा हुआ ही है। मोदी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है, एनडीए के खिलाफ कोई साझा नीति नहीं है। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। बीजेपी को 150 तक रोकने की कोशिशों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की है। कांग्रेस ने गठबंधन के साथियों को जोड़ने के लिए अपनी कई सीटों पर चुनाव लड़ना छोड़ा भी और इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 2004 से भी कम करीब 330 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 20 साल पहले पार्टी ने 417 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि गठबंधन के लिए छोड़ी सीटों का फायदा चुनाव में होगा। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। बीजेपी को 150 तक समेटने के लिए कांग्रेस को अपनी अधिकतर सीटें तो जीतनी होगी ही, गठबंधन के साथियों को भी बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही 370 सीटें मिलेंगी, तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के दावे में मुझे कोई दम दिखाई पड़ता और ना ही कांग्रेस के दावे में मुझे दम दिखाई पड़ता। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कहीं कोई फिगर होगा। कांग्रेस पार्टी भी उसी तरीके की राजनीति कर रही जिस तरीके की बीजेपी, दोनों ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। अगर बीजेपी कर रही 370, इसका मतलब वो भी साइकोलॉजिकली अपोजिशन को डाउन करना चाहती है, और जब राहुल गांधी ये कहते हैं 150 पे बीजेपी सिमट जाएगी, उसका मतलब ये है कि वो भी बीजेपी को कहीं न कहीं उनका मनोबल डाउन करना चाहते हैं कि आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वैसा है नहीं। 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। मेरा गला बैठ गया है, बैठा तो है गला, लेकिन बीजेपी का हवा हम बिहार में टाइट कर दिए। हम अकेले हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं, बीजेपी के 20-25 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए और बीजेपी का हवा टाइट कर दी। राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं दिशाएं बदलती रहती हैं अपना चरित्र, अपनी चाल। बयान कई बार चुनावी रणनीति के आधार पर आते हैं तो कभी जनता के मन पर असर डालने के लिए, लेकिन अंतिम निर्णय जनता ही सुनाती है। संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के तौर पर पेश किया, क्योंकि मोदी की गारंटी को 2024 के वोट युद्ध में बीजेपी सबसे बड़ा यूएसपी के तौर पर पेश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जब मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें जनता के लिए गारंटियों की भरमार कर दी। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। बीजेपी ने मोदी की गारंटी को अपना घोषणा पत्र बनाया है,
तो कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी के वादे के साथ चुनाव के मैदान में है। 10 साल में क्या किया वो हिसाब दे देंगे। चलिए आगे का तो जाने दो, दादा दादी का, नाना का, ये सब जाने दीजिए। 10 साल में क्या किया? सोनिया मनमोहन की सरकार थी, देश के अर्थतंत्र का भट्ठा बिठा दिया। हमने मनरेगा, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। बीजेपी का दावा है कि इस घोषणा पत्र को 15 लाख लोगों के सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है और मोदी की गारंटी को लेकर चुनाव में है। कांग्रेस गारंटी को लेकर ही हमलावर है। 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है। हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी। जनता के सामने दोनों प्रमुख दलों की